अश्विन की गाड़ी की स्पीड करण के गोदाम की तरफ बढ़ती जा रही है। उसके वहां पहुंचते ही अश्विन ने करण से अपडेट लिया तो उसने बताया कि सर शाम को ड्रग से भरा एक जहाज गोवा जा रहा है, उस शिप में रोनित भी होगा। यह सुनकर अश्विन ने कहा कि तुम सबको अलर्ट कर दो, मुझे यह रोनित ड्रग्स के साथ जिंदा चाहिए। अब अश्विन अपनी टीम के साथ चॉपर से गुजरात जाने के लिए निकल गया। यश ने करीब 2 घंटे बाद बताया कि सर रीना और मेहुल सही कह रहे थे। वह 7 दिसंबर को सराय काले खान से आगे जो गली जाती है, उस गली के किनारे पंचकिया मोड़ पर रुक गए थे और वह मैकेनिक भी मेहुल की बात को सही बता रहा है। अनुज ने गहरी सांस ली और बोला, उन दोनों को जाने दो। तभी शुभांगी और रीना के पापा वकील के साथ आ गए। सर हम रीना की जमानत के लिए आए हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम उन्हें छोड़ रहे हैं। अनुज का जवाब सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब रीना और मेहुल भी हाजिर हो गए तो अनुज ने बड़ी गंभीरता से कहा, मिस रीना आप दोस्त अच्छी है पर लोगों को माफ करना भी सीखिए। गांधी जी ने कहा है, अगर सभी लोग आंख के बदले आंख मांगेंगे तो पूरी दुनिया तो अंधी हो जाएगी। सर मुझे गांधी जी पसंद नहीं है। रीना के मुंह से यह सुनकर अनुज के चेहरे पर मुस्कान आ गई तो शुभांगी और मेहुल भी हंसने लग गए। अब अनुज फिर बोला, मिस शुभांगी अगली बार किसी से रिश्ता सोच समझकर जोड़िए, सिर्फ कुछ सालों के रिश्ते में अपना सब कुछ किसी को सौंपना ठीक नहीं है। शुभांगी अनुज का इशारा समझते हुए बोली, मैं ध्यान रखूंगी। अब सभी ने एक बार फिर अनुज को थैंक्स कहा और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए। उनके जाते ही यश ने पूछा, सर अब क्या? यश अब तो सिर्फ वो ट्रेन ही बचती है, देखते हैं कि वो हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाती है या नहीं। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए अश्विन को कॉल किया तो उसने बताया कि वह अपने मिशन के बहुत करीब है। कुछ मदद चाहिए? नहीं यार, मेरे साथ एक टीम है, तू तो बस टाइम से घर चला जाइयो। यह कहकर अश्विन ने फोन रख दिया और घर का नाम सुनकर उसका मुंह बन गया। वह सुनंदा को देखने के मूड में नहीं है और ऊपर से उसे लग रहा है कि वह कोमल के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर रही है। अब कुछ सोचकर उसने एक नंबर घुमाया। हेलो अनुज बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप और पापा कैसे हैं और महाबलेश्वर की ट्रिप कैसी रही? अच्छी थी बेटा। अब अनुज ने कोमल के ऑपरेशन वाली बात बताई तो वह बोली, ओह, अब कोमल कैसी है? ठीक है माँ, क्या आप कुछ दिनों के लिए आ सकती है? उसकी माँ के हाँ कहते ही उसने खुश होकर फोन रख दिया। उसके पेरेंट्स उसके छोटे भाई नमन के साथ दिल्ली में ही रहते हैं। घर छोटा होने के चलते अनुज कोमल को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गया था। शाम 6 बजे अश्विन छुपते छुपाते शिप में दाखिल हुआ। शिप गोवा जाने के लिए तैयार खड़ी है। उसने सबसे पहले जहाज के ड्राइवर को धर लिया और फिर रोनित के आदमियों को मारने लगा। शिप में थोड़ी हलचल होते ही रोनित के वफादार सतर्क हो गए और मारपीट और गोली चलने का सिलसिला शुरू हो गया। करण तुम देख पर लगा माइक लाकर दो, उसने अब माइक से बोलना शुरू किया। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, इसीलिए हथियार डालने में ही भलाई है। यह सुनकर शिप के एक रूम में छिपा रोनित गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, किसने इन पुलिस वालों को यहाँ के बारे में बताया? सर पता नहीं, उसके एक आदमी ने इन्फॉर्म किया। अब अश्विन रोनित के सभी आदमियों से निपटता हुआ वहां आ गया जहां रोनित छिपा हुआ था। अश्विन उसे खोजने लगा, तभी उसे पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी खेल नहीं खत्म होगा अश्विन राणा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रोनित ने सान्या की कनपटी पर बंदूक रखी हुई है। यह देखकर अश्विन गुस्से में बोला, बेवकूफी मत करो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हैं। राणा तुम बाकी पुलिस वालों को कहो कि मेरी शिप से बाहर निकले नहीं तो तुम्हारी इस हिडन अफसर के परखचे उड़ा दूंगा। उसने सान्या की तरफ देखा जो बिल्कुल बेखौफ दिख रही है, पर अश्विन उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। उसने करण को शिप खाली करने के लिए कहा और कुछ ही देर में सब के सब अश्विन को वहां अकेला छोड़कर निकल गए। अब मजा आएगा, मेरा मन तो कर रहा है कि तुझे अभी के अभी गोली मार दो, क्योंकि मैंने सुना है तू सम्राट के पीछे पड़ा है। देख रोनित, सान्या को जाने दे। तू सही कह रहा है, सान्या को जाने देता हूँ।
यह कहकर वह सान्या को शिप के किनारे लेकर गया और उसे कूदने के लिए कहा। अश्विन फिर चिल्लाया, पागल है क्या? सम्राट के साथ रहने वाला हर व्यक्ति महापागल है और पागल क्या नहीं कर सकते। इसलिए सान्या मल्होत्रा इस पानी में कूदो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है, वरना मैं गोली चला दूंगा। देख रोनित, मुझे सिर्फ सम्राट से मतलब है। तू पुलिस को बता दे कि वह कहाँ है तो मैं तेरी सजा कम करवाने की कोशिश करूंगा। अश्विन ने उसे बहलाने की कोशिश की। सम्राट को पकड़ना नामुमकिन है, इसलिए मुझे यह फालतू के लॉलीपॉप मत दे। फिर मेरा नाम भी अश्विन राणा है। जो केस हाथ में लिया उसे पूरा करके ही छोड़ा। अश्विन की आंखों में विश्वास उसने देखकर कहा, तू बेवकूफ है। अगर तूने इतनी वफादारी सम्राट से की होती, वह तुझे सोने से नहला देता और फिर तेरी सरकार भी तो ओल्ड इज गोल्ड ही चाहती है। चल अब मेरा टाइम वेस्ट मत कर, चलो सान्या डार्लिंग कूदो। अब सान्या ने एक नजर अश्विन को देखा, जिसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला नजर आ रही है। सर आप मेरी फिक्र न करें, आप इस कमीने को यहाँ से मत निकलने देना। अब इससे पहले अश्विन कुछ कहता, सान्या ने जैसे ही गहरे समुद्र में देखा, रोनित ने उसे धक्का मार दिया और देखते ही देखते सान्या डूब गई। बास्टर्ड! अश्विन भूखे शेर की तरह रोनित पर लपका ही था कि इतने में रोनित ने उस पर गोली चलाते हुए कहा, गुड बाय मिस्टर अश्विन। रोनित के कहे गुड बाय की आवाज अभी अश्विन तक पहुंची भी नहीं थी कि उसकी गोली से बचता हुआ अश्विन ऐसे नीचे झुका कि उसने रोनित को गिरा दिया और अब वह उस पर सवार होकर लगातार उसे मारने लगा। फिर उसने एक हाथ से रोनित का गला पकड़ा और दूसरे हाथ से करण को कॉल करके सान्या को बचाने और शिप पर टीम भेजने के लिए कहा। अब रोनित उस पर हावी हो गया और वह उसे लगातार पीटने लगा। तभी रोनित की नजर थोड़ी दूर गिरी पिस्तौल पर गई तो वह उस ओर लपका, पर अश्विन ने उसे पीछे धकेल दिया और फिर दोनों में मारामारी शुरू हो गई। अब रोनित ने डेक पर रखा एक टिन का डिब्बा उठाया और अश्विन के माथे पर मार दिया और फिर जल्दी से उसने पिस्तौल उठा ली और अश्विन के सीने की तरफ तान दी। फिर ट्रिगर दबाते ही गोली चलने की आवाज आई, पर वह आवाज रोनित की गोली से नहीं बल्कि उन दोनों से थोड़ी दूर खड़ी सान्या की थी, जिसने रोनित के हाथ में गोली मारकर पिस्तौल को नीचे गिरा दिया था। ज्यादा हैरान मत हो, मैंने तैरना सीख लिया था। अश्विन ने रोनित को गले से पकड़ते हुए उठाया और मौके पर पहुंची पुलिस टीम के हवाले करते हुए कहा, इसे दिल्ली लेकर चलो, वहीं इसका इलाज करवाएंगे। अब वह सान्या की तारीफ करते हुए बोला, वेल डन इंस्पेक्टर सान्या। थैंक यू सर। तुमने तैरना कब सीखा? जब इस मिशन के लिए चुना गया था तभी सीख लिया था, क्योंकि पता था कि आपके साथ काम करते समय कैसी भी नौबत आ सकती है। अश्विन ने यह सुना तो वह मुस्कुरा दिया। अनुज को भी खबर मिल चुकी है कि रोनित पकड़ा जा चुका है। उसने अश्विन को उसकी कामयाबी के लिए बधाई दी तो वह बोला, यह सम्राट नहीं है तो क्या हुआ, उसका एक प्यादा तेरे हाथ तो लगा। अनुज की बात सुनकर वह मुस्कुरा दिया और रोनित से मिलने हॉस्पिटल जाने लगा, जहां उसे पुलिस उसके हाथ में लगी गोली का उपचार करने ले गई थी। अनुज भी घर पहुंचा तो देखा कि सुनंदा जी खाना टेबल पर लगा रही है। उसने कोमल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह पहले ही खाना खाकर सो चुकी है। अब दोनों चुपचाप बैठकर डिनर करने लगे। उसने अब खामोशी को तोड़ते हुए कहा, आंटी कल सुबह मेरी माँ आ जाएगी, आप चाहे तो जा सकती है। यह तो अच्छी बात है, पर मैंने जो कहा है उसे गंभीरता से लेना, क्योंकि मैं कोमल के भविष्य को लेकर बहुत सीरियस हूँ। अब अनुज चिढ़ गया। वह खींचते हुए बोला, आप क्यों हमारे रिश्ते को तोड़ने में लगी है? अगर आपको इस शादी से ऐतराज था तो पहले बता देती। अब सुनंदा की त्योरिया चढ़ गई। उसने अनुज को घूरते हुए कहा, मुझे शुरू से इस शादी से दिक्कत थी और यह बात मैंने कोमल को कही भी थी, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि कोमल मुझसे प्यार करती है। अनुज ने अब खाना छोड़ दिया। अब सारा प्यार हवा हो चुका है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए दोबारा कह रही हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। अगर अपने रिश्ते को बेहतर कर सकते हो तो कर लो। यह कहकर सुनंदा जी पैर पटकते हुए वहां से चली गई और अनुज भी अपना गुस्सा शांत करने के लिए बालकनी में जाकर ताजी हवा में सांस लेने लगा। अश्विन ने डॉक्टर से रोनित की तबीयत पूछी तो उसने बताया कि
उसके हाथ पर जख्म हुआ था जिसकी हमने ड्रेसिंग कर दी है। आप चाहे तो उससे मिल सकते हैं। यह सुनकर अश्विन उसके वार्ड के अंदर चला गया और उसके बेड के करीब रखे स्टूल पर बैठ गया। उसे अपने करीब बैठा देखकर रोनित बोला, मेरे वकील यहाँ 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। अश्विन ने उसे घूरा और फिर बड़ी गंभीरता से पूछने लगा, सम्राट कहाँ है? मुझे नहीं पता। देख, आराम से बता दे। इस ड्रग्स के मामले से छूटना इतना आसान भी नहीं है। रोनित के लिए मुश्किल भी है। मैं एक जूते बेचने का व्यापारी हूँ जिसे तूने ड्रग्स के गलत इल्जाम में पकड़ लिया है। मेरे वकील यह बात अच्छे से साबित कर देंगे, पर तू अपना सोच। अब अश्विन को गुस्सा आ गया। उसने पिस्तौल जेब से निकाली और रोनित के सीने पर लगा दी। यह देखकर रोनित सहम गया। यह क्या कर रहा है? बाहर पुलिस है, यह हॉस्पिटल है। उसकी आवाज में घबराहट है। अगर अश्विन पर आए तो कोई उसे नहीं रोक सकता, समझा? तू यहाँ से जमानत पर निकल भी जाएगा तो भी मैं तेरा इनकाउंटर कर दूंगा और कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं कानून को उतना ही मानता हूँ जितना जरूरी है। अश्विन की आंखों में विश्वास और निडरता देखकर रोनित के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही है। अब रोनित कुछ सोचते हुए बोला, मैं सही कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि सम्राट कहाँ है। झूठ मत बोल। तू सम्राट के 3 खास आदमियों में से है जो इंडिया में रहते हैं, इसलिए नाटक छोड़ और सच बता कि वो कहाँ है और कैसा दिखता है और वो इंडिया क्या करने आया है। रोनित ने गहरी सांस ली और बोला, सम्राट सिर्फ अपने लोगों को भी उतना ही बताता है जितना जरूरी है। अब अश्विन ने एक बार फिर उसे घूरते हुए कहा, देख, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच जो तेरा क्रिसमस पर इंतजार कर रहे हैं। सम्राट का क्या है, उसे तो मरना ही मरना है। यह सुनकर रोनित के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। सम्राट कोई गली का गुंडा या गैंगस्टर नहीं है जिसे मारना आसान होगा, पर तुम कोशिश कर सकते हो। रोनित ने भौहें उचकाते हुए कहा तो अश्विन ने फिर से पिस्तौल रोनित के सीने में लगाई और ट्रिगर दबा दिया। ट्रिगर के दबते ही रोनित को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उसने हैरानी से अश्विन की तरफ देखा तो वह बोला, अभी पिस्तौल में गोली नहीं डाली है और मैं तुझे आज की रात दे रहा हूँ। आराम से सोच ले। अगर कल तक भी तेरा मुंह नहीं खुला तो मैं डॉक्टर को कहूंगा कि तुझे जहर का इंजेक्शन दे दे। यह कहकर वह जाने लगा तो रोनित ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफिया किंग सम्राट के बारे में बताता हूँ।